आप सब आई बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले आपको स्टाफ नर्स का जो एग्जाम होने वाला है, मैंने उसके आपको सिलेबस बता दिया था, पैटर्न बता दिया था, मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए हैं कि कौन कौन से वहां पर टॉपिक्स आएंगे, तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं उनको आपको एमसीक्यू में कराऊंगी, उसके बाद हम उनको अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हमें उसका आंसर पता होना चाहिए। तो टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ, अगर आप चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और जो भी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, प्रैक्टिस सेट्स भी हम साथ साथ लेके चलेंगे, तो उनके आपको प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। अब बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए। तो बताइए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निम्न द्वारा फैलता है। तो आपको ये बताना है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निम्न द्वारा फैलता है। तो बताइए किसके द्वारा फैलता है, तो आप बताओगे बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, बाय करियर, बाय फॉर्मेलिटीज। तो बताइए किसके द्वारा फैलता है, तो आप बता दोगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बता दोगे डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा फैलता है। आपको बता देना है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे फैलता है, तो आप बता दोगे, ऑप्शन में दिखाई दे डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा फैलता है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा अगर आप किसी कांटेक्ट करोगे तो वो उससे फैलता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, तो आप बता दोगे छींकने या खांसने के माध्यम से ऊपरी श्वसन पथ से निष्कासित नमी की बूंदों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलता है। तो अगर आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आप जाओगे तो उनके संपर्क में आने से तो क्या होगा, जब वो छींकेंगे या खांसेंगे तो उसके माध्यम से जब वो छींकेंगे तो आपको भी इफेक्ट होगा, आप उससे संक्रमित होंगे। तो आप एकदम से बता दोगे कि अगर आप खांसते और छींकते समय अगर आप किसी व्यक्ति के पास हैं, वो छींक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका इन्फेक्शन आप तक फैल रहा है, डायरेक्ट आप तक उसका इन्फेक्शन फैल रहा है। तो अब इसमें देख लीजिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा होने वाले कुछ रोग भी हम देखेंगे। तो बताइए कौन कौन से हो जाएंगे, इन्फेक्शन से कौन कौन सी डिसीज हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी डिसीज हो जाएंगी। तो आप बता दोगे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, पेटिट्स, निमोनिया आदि। तो ये बात भी आपको अच्छे से देखनी है, कौन कौन से इससे डिसीज होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा 1000 घन फीट आयतन के एक कमरे में ध्रुवीकृत करने के लिए आवश्यक सल्फर की मात्रा होगी। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1000 घन फीट आयतन के एक कमरे को धूमीकृत। अब धूमीकृत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आप बता दोगे फर्मिगेट बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, तो फर्मिगेट भी आप देख लीजिएगा क्या बोला जाता है। अगर आप फर्मिगेट करने के लिए आवश्यक सल्फर की मात्रा कितनी होगी, तो आपके ऑप्शन है 200 ग्राम, 2000 ग्राम, 2000 mg या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। तो आप इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्टाफ नर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो देख ली तो आपके आधे ज्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको समझा भी रही हूँ। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा तो भी आप इसका आंसर लगा दोगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन से बताना है, 200 ग्राम, 2000 ग्राम, 2000 मिलीग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 2000 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस पर टिक कर दोगे आप, 2000 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1000 घन फीट आयतन के एक कमरे में फॉर्मिगेट करने के लिए उसको आवश्यक सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आप बता दोगे 2000 ग्राम होनी चाहिए सल्फर की मात्रा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। फॉर्मिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ पेस्ट कंट्रोल विच यूजेस पेस्टिसाइड्स ऑफ फॉर्मिगेंट केमिकल इन गैसियस रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर टू पेस्ट द पेस्ट विद इन। तो इसका मतलब हो जाएगा पेस्ट कंट्रोल का एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल द्वारा आप पर्टिकुलर रूम को क्या करोगे, पर्टिकुलर रूम को आप धूमीकृत किया जाता है। तो धूमीकृत किया जाता है पर्टिकुलर रूम को, तो उस रूम में क्या करोगे आप, उस रूम में अगर आप गैस भरकर रख दोगे
तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो गैस भरकर रखने के वहां पर कुछ समय के लिए उस रूम को लॉक कर दीजिएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सफोकेट पेशेंट के द्वारा वहां पर क्या हो जाएगा, उसी के कारण, सफोकेट के कारण वहां पर क्या होगा, वहां पर वो पेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑटोक्लेव यंत्र का आदर्श ताप एवं दाब होता है। आपसे पूछा गया है कि ऑटोक्लेव यंत्र का आदर्श ताप एवं दाब होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बताओ, 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 LBS पर इंच सेकेंड फॉर 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ऑटोक्लेव क्या है। तो ऑटोक्लेव क्या है कि बता आप, तो आप कैसे ध्यान रखोगे, इसमें आप देख लीजिए, यह ठोस तरल पदार्थ खोखले और विभिन्न आकृतियों और आकारों के उपकरणों को निष्फल और क्षमता में भिन्न होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बहुत ही मूल ऑटोक्लेव एक प्रेशर कुकर के समान होता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए भाप की शक्ति का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसका आप बता दोगे कार्यक्षमता कैसी होती है, ऑटोक्लेव आकार और कार्यक्षमता में भिन्न होते हैं, और ये मूल ऑटोक्लेव एक प्रेशर कुकर के समान है और बैक्टीरिया को मारने के लिए भाप की शक्ति का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब मरीज को क्या सलाह दी जाती है, आपको बताना है प्रॉपर रेस्ट एंड कंफर्ट टू टेक एटलीस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल दी अबव। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आपको बताना है उनको प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, कंफर्ट देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किडनी स्टोन के मरीज को हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कि आपको 2.5 लीटर पानी पीना है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें देख लीजिए आप, इसमें हो जाएगा आपके गुर्दे मूत्र हो जाएगा, किडनी या फिर यूरिन बोल दीजिए आप इसे, यूरिन को बनाने के लिए आपके रक्त से अपशिष्ट और तरल पदार्थ निकलते हैं। तो आपको ये देखना है, तो आपको क्या करता है, किडनी और मूत्र क्या करता है, आपके रक्त से अपशिष्ट और तरल पदार्थों को वो निकालने का काम करता है। लेकिन कभी कभी जब आपके पास बहुत अधिक अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं और आपके रक्त में पर्याप्त तरल नहीं होता है, तो ये अपशिष्ट आपके गुर्दे में एक साथ चिपक जाते हैं, बोल दीजिए इनको, ये एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, चिपक जाता है या इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, तो आपको जब कुछ इकट्ठा हो जाती है तो वहां क्या हो जाता है, कचरे के टाइप हो जाता है। तो क्या कचरे का काम करते हैं, कचरे के एक इन गुच्छों को हुई क्या बोला जाता है, वहां पर कचरा इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसी को बोला जाता है गुर्दे की पथरी, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है गुर्दे की पथरी, क्योंकि वहां पर जो अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हुए हैं या चिपक गए हैं वो एक तरह से कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है उन्हीं गुच्छों को बोला जाता है गुर्दे की पथरी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अवस्था में फिजियोलॉजिक एनीमिया का कारण क्या होता है, तो आपको उसका कारण बताना है। तो बताइए गर्भावस्था में फिजियोलॉजिक एनीमिया का कारण क्या होता है। तो आपका ऑप्शंस है रेड्यूस्ड आयरन इंटेक, इंक्रीज ब्लड लॉस, इंक्रीज प्लाज्मा फ्लूइड वॉल्यूम, या फिर इंक्रीज हिमोलाइसिस। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दो कि गर्भावस्था में फिजियोलॉजिक एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है, तो आप बता दोगे इंक्रीज प्लाज्मा फ्लूइड वॉल्यूम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें क्या होता है, तो आप बता दोगे इसमें इंक्रीज प्लाज्मा फ्लूइड वॉल्यूम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में। अब इसमें हो जाएगा रक्त अल्पता ऐसी स्थिति में जिसमें रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। एनीमिया के कारण परिणाम स्वरूप शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इसकी कमी होने के कारण ही इसमें शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन प्रवाह नहीं हो पाता है। तो ये बात भी आप अच्छे से देख लीजिए, जब वहां पर एनीमिया के कारण वहां पर क्या होगा, वहां पर लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की अंगों में ऑक्सीजन की प्रवाह कम होती। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर ये वीडियो आपके लिए रहेगी तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको फिर बता देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में देरी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि कोरोना वायरस फैल रहा है तो भर्तियां बहुत तेजी से स्टाफ नर्स की होने वाली है। तो जो मैं भी क्वेश्चन आपको कराऊंगी उसकी प्रिपरेशन आपके अच्छे से
हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ मैं आपको कल कराऊंगी, तो कल मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद।